हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 9 का कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 माटी वाली। माटी वाली एक वृद्धा की कहानी है जो कि अपने पास जिसकी खुद की ज़मीन भी नहीं है और वह शहर में माटी बेचने का कार्य करती है। तो उसी की इस भावुक कहानी के साथ हम शुरू करते हैं पाठ माटी वाली। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 9 का पाठ माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ में एक माटी वाली की व्यथा को बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कि मिट्टी डालने के लिए जो बर्तन होता है, कनस्तर उसे कहते हैं। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जाना जाता हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक भी उसको माटी वाली को जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, यानी कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, सिर्फ वही थी यह काम करने वाली। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। इतने के अंदर इस पाठ में बताया गया है कि वह माटी वाली चूल्हा चौके की लिपाई करने के लिए माटी दे के जाती थी, जो कि हर एक घर की एक आवश्यक जरूरत थी। आगे है, चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटी खाना है नहीं, यानी कि शहर से बाहर से ही आती थी वो माटी वाली। भागीरथी और बिलांगना, दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, यानी कि उसके जो मिट्टी डाले हुए उस बर्तन को भी अच्छे से वो पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ला होता है जो सिर के ऊपर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की एक गद्देदार सी गोल गोल चीज बनाई जाती है, जिसे डिल्ले या इंडी कहा जाता है। के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। वो उत्तर देती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उल्ढेल देने को कह दिया, यानी कि मिट्टी डालने के लिए उसे स्थान बता दिया गया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। जब ये बात
बोली जा रही है तो ये घर की मालकिन बोल रही है माटी वाली को। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। अब माटी वाली को घर की मालकिन ने चाय भी दे दी और रोटियां भी दे दी। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढीले के कपड़े को मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। यानी कि जो कपड़ा उसने वजन उठाने के लिए रखा हुआ था सिर पे, उसी को ही उसने सीधा कर लिया। फिर इकहरा यानी कि उसकी एक तह खुलकर जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। यानी कि घर की मालकिन ने उसको चाय के साथ रोटी खाने के लिए कह दिया। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सिकुड़ने लगी। यानी कि एक रोटी तो उसने रख ही ली थी, दूसरी रोटी को चबाते हुए साथ में उसने चाय पीनी शुरू की। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। भूख मीठी के भोजन मीठा। अब वो घर की मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग है। अगर भूख लगी हो तो हमें भोजन अपने आप ही मीठा लगेगा। तुमने अभी एक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? ये अब माटी वाली पूछ रही है। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। अभी घर की मालकिन बता रही है, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन मसोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद ही उन्होंने यह खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़र में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं अब सब घरों से। पहले की परंपराएं बताई गई है कि पहले के लोग किस तरह से पीतल के बर्तनों में और कांसे के बर्तनों में खाना खाते थे। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। अब ये उस शहर को छोड़ने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसका रीजन बाद में आएगा। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर से भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया।
लोग जाने तो जाने कि ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है, मतलब अपने पति के लिए। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। ये अब माटी वाली सोचते हुए घर जा रही है। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी के भोजन मीठा, क्योंकि उसने आज ही ये बात सीख ली थी। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना हुई तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो उसे लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में उसका दिन बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का भी कोई टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। ये माटी वाली की झोपड़ी का वर्णन बताया है कि झोपड़ी उसकी एक ऐसी जगह पे है कि वो जो ज़मीन एक ठाकुर की है और उस ज़मीन के बदले में उसे उसके घर जाकर माटी वाली को कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं। नहीं, आज वह एक गठड़ी में बदल गई। अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई माटी वाली अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टिहरी नदी पर जो बांध बनना था, उस बांध से संबंधित जब उनसे घर खाली करवाने से रिलेटेड जब बातें हो रही थी, तब वहाँ एक साहब आते हैं। वह पूछते हैं कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। ये जो वहाँ के साहब थे उसने कहा, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। फिर साहब ने पूछा कि माटी लाती कहाँ से हो। माटी वाली जवाब देती है, माटा खान से लाती हूँ माटी। फिर वो आगे पूछता है कि वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। वो उसको बताते हैं कि हमें सिर्फ कागज़ चाहिए ज़मीन का, तुम्हारी रोजी का कागज़ नहीं चाहिए। अगर ज़मीन का कागज़ है तो ही तुम्हें ज़मीन मिलेगी, इसके बाद हम तुमसे वो ज़मीन ले लेंगे। उस अफसर के कहने का अभिप्राय यह था कि अगर उसके पास ज़मीन के कागज़ हैं तो ही वह ज़मीन उसकी रहेगी, नहीं तो वह बांध बनाने के लिए उसे मिक्स करवा ली जाएगी। उसके बाद बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? ये माटी वाली उससे प्रश्न करती है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, ये उसके अफसर ने जवाब दे दिया। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है
कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात कि गरीब आदमी को रहने के लिए जो थोड़ी सी जगह उसको मिली होती है वही उसका घर होता है, वही उसके लिए शमशान होता है। लेकिन अगर वही उजड़ जाए तो फिर उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस प्रकार यह भावपूर्ण कहानी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।